हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना क्रैश कोर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लघुतरीय के, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि सीधे तौर पे आपको एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको, अंग्रेजों ने मद्रास यानी चेन्नई के आसपास अपना प्रभाव कब और कैसे स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे? आपको मुसलीपट्टनम में। कब लगाई? तो 1611 में। यानी दक्षिण में सबसे पहले अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई। कहाँ लगाई थी? तो मुसलीपट्टनम में लगाई। और कब लगाई? तो 1611 ईस्वी में लगाई। पर वह जल्दी ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास बन गया। मुसलीपट्टनम में लगाए, लेकिन उनकी सारी जो गतिविधियां थी उसका केंद्र कहाँ बन गया? मद्रास, यानी आपको चेन्नई के आसपास हो गया, जिसका पट्टी 1639 ईस्वी तक में वहां स्थानीय राजा के ने उन्हें दे दिया। यानी पट्टे पर उन्होंने क्या कर दिया, जो राजा थे वहां के, अंग्रेजों को दे दिया। और राजा से इन्होंने सौदा ये किया कि सारे रेवेन्यू वगैरह है वो हम कलेक्शन करेंगे, मुद्रा जो है ना वो छपाई वो हम करेंगे, सारा व्यापार वगैरह हम करेंगे, और आपको ऐसे कुछ नहीं करना है, बस बैठे बैठे आपको आधा जो है ना आपको दे दिया। तो राजा भी सोचा कि काहे के लिए इतना सोचना समझना, ये कह ही रहा है, इसके बाद आधा हमको दे ही देगा। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, किराए से तो पट्टा पे ले ही लिए थे सब कुछ। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या करने लगा, चुंगी वगैरह जो बंदरगाह होते थे वहां से लेते थे, और वहां के आसपास एक किला बंदी के रूप में इन लोगों ने सबसे पहले स्थापित किया। जो छोटे से इलाका हो गए वहां को उसको घेरा और महल के रूप में अपने एज ए राजा के रूप में रहने लगे, और इनका धीरे धीरे दबदबा बढ़ते चला गया। ठीक है, इन्होंने किले के रूप में सबसे पहले जो वहां का निर्माण किया था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। वो किले के रूप में उसको बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? यानी जो भारत में जो यूरोपीय आए है ना उपनिवेश के रूप में, उसकी स्थापना यहाँ पर होने का क्या कारण था? बहुत सारा कारण थी। क्या कारण थी? तो कच्चे माल, भारत में सबसे पहले तो इजी आसानी से कच्चे माल अवेलेबल थे। दूसरा, निर्मित मालों की खपत, इतनी बड़ी जनसंख्या है तो जो भी माल बनेंगे उसकी खपत तो हो ही जानी है। ठीक है। तीसरी है ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार आपको ये भी करना है। और चौथी जो है वो समृद्धि की लालसा, जैसे कि सोने की चिड़िया बोला जाता था भारत को, यहाँ पर सोना बहुत हुआ करता था, तो ये भी थी कि यहाँ से जितना हो सके लूट करके ले जा करके अपने वहां पर अमीर बन जाया करे, यानी धनी हो जाए। इसी के लालसे से इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर उपनिवेश के रूप में इसको स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो देखिए 1857 की जो क्रांति है, जिन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर जी ने कहा था, तो इसकी असफलता के पीछे आपको बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके पीछे मूलभूत जो कारण है आपको उसी के बारे में हम लोग बताएंगे। देखिए, जो इसकी पहला जो कारण ये है, इसका तिथि का निर्धारण जो है किया गया था कुछ तिथि से। मान लो कि फिक्स डेट रखा गया था, इतने से इतने तारीख को हम लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। बट हुआ यूं कि जो विद्रोह जो है ये पहले ही स्टार्ट कर दिया गया, यानी 31 मई को स्टार्टित किया गया। ठीक, और इसकी तिथि का जो निर्धारण है आपको वो किया गया था कोई दूसरे डेट को, यानी पहले ही इसका निर्धारण हो गया। तो उससे क्या हो गई, ये संगठन और ये विद्रोह काफी हद तक कमजोर पड़ने लगी। और फिर धीरे धीरे क्या हो गई, और एक था इसमें नेतृत्व का अभाव था। जो भी इस 1857 की क्रांति में जो भाग लिए थे, भाग लेने वाले में आपको इसमें आपको जमींदार थे और राजा थे। फिर इसके बाद आपको जो सैनिक वगैरह थे, ये लोग इस 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे,
लेकिन जो शिक्षित वर्ग से थे, जो कि किसान वगैरह थे, जिनको इस आंदोलन से कोई फायदा लेना देना नहीं था, वो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। इसलिए इस कारण से भी ये आंदोलन क्या हो गया, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। नेक्स्ट कारण था कुशल नेतृत्व। यानी ये आंदोलन जो है आपको इसका नेतृत्व जो है कुशल आदमियों के हाथे नहीं हो पाया। यानी इसका जो नेतृत्व है ये कोई नहीं कर पा रहा था, और मतलब ये नेतृत्व विहीन जो है ना ये थी। और दूसरा इसका फेल्यूर का कारण ये था कि इसके जो सैनिक थे इनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार वगैरह भी अवेलेबल नहीं था। तो अंग्रेजों के पास तो सब कुछ अवेलेबल थी ही, इतनी बड़ी सेना थी, इतने बड़े देश पर वो राज कर रहे थे, लेकिन जो ये आंदोलनकारी जो थे इनको नेतृत्व का भी अभाव था, इनके पास हथियार भी नहीं थे, तो ये आंदोलन ऐसे ही दबने वाली थी। तो आगे चलकर ये आंदोलन क्या हुई, सक्सेसफुल हुई, लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। यानी इस आंदोलन से वही लोग जुड़े हुए थे जिनको व्यक्तिगत तौर पर घाटा हो रही थी, है ना। यानी जैसे कि आपको जमींदार वगैरह लोग जो थे, जैसे और राजा वगैरह जो लोग थे जिनको पेंशन वगैरह की सुविधा वगैरह दिए हुए थे, जैसे ही उसने वो पेंशन वगैरह की सुविधा को बंद किया, इससे बौखला कर इन लोगों ने क्या कर दिया, इस आंदोलन में भाग ले लिए। ठीक है। और सैनिक वगैरह वो लोग भी वो गोली वगैरह में आपको वो गाय और सुअर की जो चाम लगाई चमड़ी लगाई हुई थी इसके खिलाफ थे। मतलब जो शिक्षित वर्ग और जो आपको व्यापारिक वर्ग हो गए, जो किसान वर्ग हो गए, इन लोगों को इस आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए इतना ये सक्सेसफुल आंदोलन आपको नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश चित्रकारों ने 1857 के विद्रोह में किस प्रकार रूपरेखा तैयार की है। जो ब्रिटिश जो चित्रकार थे, जो ब्रिटिश पत्रकार थे, कार्टूनिस्ट थे, उन लोगों ने ये 1857 के जो विद्रोह है उसको दो बिंदुओं में क्या किया है, दिखाया है। पहले क्या दिखाया है, दो हिंदुस्तानी जो सैनिक थे, जो भी यहाँ पे जो अंग्रेज राज करते थे, यानी यहाँ पर शासन करते थे, तो उसमें आपको इंडियन सैनिक और यूरोपियन सैनिक भी होते थे। यानी यूरोपियन सैनिक की मात्रा होती थी कम, वो उतना सैनिक कहाँ से लेके आएंगे, और यहाँ पे सबसे ज्यादा सैनिक होती थी। तो उन लोगों ने जो अपने कार्टून के थ्रू या चित्र के थ्रू दिखाया है, जो हिंदुस्तानी जो सैनिक है इनकी बर्बरता, यानी इनकी बर्बरता को दिखाया है, और ब्रिटिश सत्ता को अजेयता, यानी मतलब कि ब्रिटिश जो सत्ता है ये सारे बर्बरता, यानी हिंदुस्तानी जो सैनिक है ये बर्बर और असभ्य जो है, इनको क्या किया, इनकी हार और वहां के जो साम्राज्य है उनकी जीत को क्या किया गया है, चित्र के माध्यम से दिखाया गया। उस समय के जो सबसे आपको प्रसिद्ध लेखक थे जिनका नाम था टॉमस जोन्स वॉकर। क्या नाम था उनका, टॉमस जोन्स वॉकर। 1859 ईस्वी में रिलीज ऑफ कानपुर इन मेमोरियम, उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था रिलीज ऑफ लखनऊ इन मेमोरियम। उसमें न्याय जैसे चित्रों के माध्यम से ब्रिटिश और भारतीयों के बारे में जो है ना, उनका जो वही मानसिकता था कि जो हिंदुस्तानी जो फौज है उनकी बर्बरता, और जो राजा है उसकी विजेता यानी उसकी अजय, वो कैसे उस आंदोलन को दबाया, उसी को ही इन्होंने भी उसी को ही क्या किया था, दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण आपको बहुत सारा थे। जैसे सबसे मूलभूत तो यही थी कि जो नया जो बंदूक आया था, उस बंदूक में जो गोली लगती थी, उस गोली के ऊपर जो कवर होता था, उस कवर के ऊपर गाय और सुअर की जो चर्बी लगी हुई थी, और जब भी वो गोली को हटाया जाता था तो उसको दांत से हटा करके बंदूक में लगाया जाता था। वो चर्बी इसलिए लगाई गई थी कि बारूद खराब ना हो। ठीक है। तो जो हिंदू और मुसलमान जो सैनिक थे, और तो इनके लिए सबसे धर्म की जो बात आ गई, और बहुत सारे अफवाह वगैरह भी फैल गई थी कि जो सैनिक जो थे, जो रंगरूट थे, उनको जो ना ये आटा वगैरह मुहैया जो करा दिया जाती है, वो गाय और सुअर की हड्डियों से भी बनाया जाता है। तो बहुत सारे रीजन थे, ये भी रीजन था। और ये लोग जो थे, अंग्रेज जो थे, वो भारतीय सभ्यता में जो भी है सती प्रथा है या जो भी पुनर्विवाह है, ये सब बहुत सारे जो सांस्कृतिक और जो कि पुराने जो पद्धतियां हैं उसमें भी ये लोग घुसे जा रहे थे। इसको लेकर भी लोगों में क्या था, आक्रोश और अच्छी भावना नहीं थी इनके प्रति।
तो इसकी शुरुआत आपको सबसे पहले मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे आपको 34वीं इनफील्ड राइफल के जो थे ना, वो एक सिपाही थे, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने विद्रोह किया, और विद्रोह करने के बाद जो वहाँ के जो दो अधिकारी थे अंग्रेज, उन्होंने इनको बंदी बनाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। जो इंडियन जो सैनिक थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और तब तक इन्होंने क्या किया, उसी बंदूक से क्या कर दिया, बंदूक से उन दोनों को क्या किया, मार दिया। और मारने के बाद क्या हुआ कि ये खुद सरेंडर हो गए। तो फिर इनको सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, जिससे माहौल और बिगड़ गया। और पूर्ण रूप से जो सिपाही विद्रोह है इसका 10 मई 1857 ईस्वी को जो मेरठ में इसकी शुरुआत हुई। और मतलब कि मंगल पांडे की मृत्यु होने के बाद 10 मई 1857 को ये सिपाही आंदोलन के रूप में ये क्या हुई, फैल गई, और पूरे देश में ये फैलती चली गई। यानी सिपाहियों ने आंदोलन चालू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे। तो 1857 के विद्रोह के यही कारण था आपको सैनिक विद्रोह, जो सैनिकों के द्वारा किया गया था। दूसरा था आपका ये सामाजिक कारण, यानी समाज में जो भी पुरानी कुरीतियां थी उसको दूर करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत हद तक प्रयास वगैरह भी किए थे। इससे जो पुरानी मानसिकता के जो लोग थे उनको ये काफी खल रहा था कि अब तो ये मतलब हमारी संस्कृति और सभ्यता में ये लोग भी क्या करते हैं, तोड़ ममोड़ कर रहे हैं। तो ये भी कारण था। और धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारण जैसे आपको ये लोग क्या करते थे, ईसाई धर्म को प्रमोट करने लगे, और जो भी हिंदू धर्म के मंदिर वगैरह है या मुस्लिम धर्म के मस्जिद वगैरह है उसकी संपत्तियों को ये लोग जबरन हथियाने लगे, और ईसाई धर्म को ये लोग प्रमोट करते थे। तो ये धार्मिक जो है ना रीजन था। और सैनिक कारण ये था, जो कि बंदूक जो नया लाए थे उसमें जो कारतूस लगती थी, गोली लगती थी, उसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी होती थी। उस उस चर्बी को हटाकर ही बंदूक में लगाया जाता था और तब यूज होती थी। तो उससे सैनिकों का क्या हो गया, जो भी हिंदू मुसलमान थे उनके लिए गाय और सुअर काफी मतलब अहम योगदान है, मतलब अहम रोल करता है उनके धर्म से, तो लोग भी खिलाफ हो गए, ठीक है। इसी कारणों से ये क्या हो गया, युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लक्ष्मीबाई कौन थी, संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, रानी जो लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी की रानी थी, और इनका अपना कोई संतान या बच्चा नहीं था। इन्होंने क्या किया, एक बच्चे को गोद के रूप में लिया था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जो दत्तक पुत्र है, यानी गोद के द्वारा जो लिया गया पुत्र होता है, यानी किसी को गोद लिया जाता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं दत्तक पुत्र। तो उसको अंग्रेजों ने इनवैलिड घोषित कर दिया कि नहीं, ये आपका सुल्तान, ये आपका राजा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अब इनकी तो पति की डेथ हो ही गई थी, और इनका तो लड़का था नहीं, तो इन्होंने एक लड़का लिया था। अब इसको ही मतलब कि वो कर रहा था सब कि नहीं, ये तो राजा बनेंगे नहीं। यानी आपका जो राज्य जो है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक नीति लाई गई थी, राज हड़प नीति। वैसे राज्य जो कि जहाँ पर राजा अनुशासन का फॉलो नहीं करते हैं, या उनका कोई लड़का लड़की मतलब लड़का नहीं है, सॉरी लड़की नहीं, लड़का नहीं है, उस राज को अंग्रेज अपने में क्या कर लेते थे, मिला लेते थे। इस डर से इन्होंने भी क्या कर दिया, जो 1857 की जो क्रांति था इसमें पूरा ये अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, और पूरा लड़ाई लड़ी भी, ठीक है इनका। और एक थे आपको नाना साहब, ठीक, वो भी दत्तक पुत्र थे अवध के, तो वो भी 1857 की क्रांति में सक्रिय हो गए। और फिर नाना साहब के एक आपको सेनापति हुआ करते थे, इनका नाम था तात्या तोपे, और जो कि महारानी लक्ष्मीबाई के गुरु जो भी थे। इन लोगों ने मिलकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को काफी नुकसान किए थे, और काफी हद तक बहुत अच्छी लड़ाई लड़े थे। फिर जैसे ही समय बीता, और कुछ समय के बाद महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कालपी के युद्ध में क्या हो गई, अंग्रेजों के द्वारा युद्ध में वो क्या हो गई, मारी गई। और ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि मतलब पूरे ग्वालियर में इनके जैसा मर्द कोई पैदा नहीं हुआ है, अंग्रेज के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है तात्या तोपे कौन थे और उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो तात्या तोपे जो थे ये नाना साहब के सेनापति थे, कुशल सेनापति थे, और महारानी लक्ष्मीबाई के ये गुरु भी थे। ये अत्यधिक साहसी
और परम विश्वसनीय सेनापति थे। इन्होंने 1857 की जो विद्रोह है उसमें कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध कुशल गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाया था। गोरिल्ला युद्ध की नीति सबसे पहले आपको शिवाजी ने अपनाया था। गोरिल्ला ने युद्ध की नीति में ये होता है कि जहां आपकी जनसंख्या कम है वहां पर छुप कर वार किया जाता है, छुप छुप कर वार किया जाता है। तो गोरिल्ला युद्ध की नीति को किसने फॉलो किया था? तो आपको नाना साहब तात्या टोपे ने भी फॉलो किया था और अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किए थे। फिर बाद में इनको क्या किया था, अंग्रेजों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनको फांसी की सजा भी इनको दे दी गई थी। जो अंग्रेज इनको पकड़ा था वो कौन था? कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाना साहेब कौन थे? इनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो नाना साहेब जो है वो अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है। और 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर से युद्ध की क्या की थी? घोषणा कर दी। और इनका सेनापति थे वो कौन थे? तात्या टोपे थे। जब कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने नाना साहेब के सक्षम बगावत यानी समक्ष जो है ना बगावत की जो बागडोर संभालने के लिए प्रार्थना किया, कि बोला कि आपको ये ना ये युद्ध करना ही पड़ेगा। ऐसे करने के अतिरिक्त उनके समक्ष कोई विकल्प नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, 1851 से ही जब पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने नाना साहेब को न तो पेशवा माना और न ही उन्हें पेंशन दिया। यह भी रीजन था, उनको पेशवा भी नहीं माना और पेंशन भी बंद कर दिया। लंबे संघर्ष के बाद जब अंग्रेज ने कानपुर के अधिकार कर लिया तो नाना साहेब ने अंग्रेज सेनापति नील और हैवलॉक को तात्या टोपे की मदद से पराजित कर कानपुर के किले में पुनः अधिकार कर लिया। जो सेनापति थे अंग्रेजों के नील और हैवलॉक, उनको हरा करके फिर से कानपुर पर क्या कर लिए, ये राज करने लगे। फिर बाद में इनको 1857 की क्रांति में सेना के बाद इनको हार गए थे, इनको पराजित मिली और फिर ये क्या हुए थे, ये वहां से भाग गए, ठीक है। ये हारने के बाद वहां से क्या हो गए थे, वहां से भाग कर कहाँ चले गए थे? तो नाना साहब वहां से हार कर भाग कर नेपाल चले गए। और ऐसा माना जाता है कि मतलब कूटनीतिक उन्हें साहस और बहादुरी भी माना जाता है कि मतलब जैसे ही हारे वो कहाँ हो गए, मतलब भाग करके नेपाल चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कौन थे और उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए भारतीय इतिहास में प्राय मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का प्रथम जनक और महान देशभक्त तथा क्रांतिकारी माना जाता है। यानी मंगल पांडे जो थे वो 1857 की क्रांति से काफी ज्यादा फेमस हो गए और उनको सब कोई जानने लगा। वैसे उनका जन्म जो है ना, उनका जन्म जो हुआ था आपको यूपी के बलिया में हुआ था, ठीक है। वो जो थे बैरकपुर के बंगाल में थे, जो बैरकपुर है जो पश्चिम बंगाल में आता है। वो 34वीं इनफील्ड बटालियन के क्या थे, एक साधारण सिपाही थे और जात के वो पंडित जी थे। तो जैसे ही उनको ये गोली वगैरह की पता चली कि जो करतूस है इसके ऊपर सुअर और गाय की चर्बी लगाया गया है, उन्होंने जो अपने अधिकारी है उससे पूछा था कि सही में ऐसा लगाया जाता है। तो उसने क्या किया, उनको मतलब टाल मटोल करके बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनको डाउट हुआ कि भाई ये तो सही रूप से बता नहीं रहा है। तो जहाँ पर ये बनती थी गोलियां वहां पर वो खुद देखने के लिए गए थे और देखने के बाद सच्चाई सामने आई कि हाँ भाई ये तो सही में ये जो कारतूस है, गोली है, उसके ऊपर जो कवर लगाया जा रहा है वो सुअर और गाय की चर्बी ही लगाई जा रही है। ये तो खिलाफ थे, तो जात के पंडित जी थे, इन्होंने क्या कर दिया, बगावत कर दिया और 2 अंग्रेजों को ये भी मार दिए। 2 अंग्रेजों के मारने के बाद इनको बंदी बना लिया गया और 1 महीना के बाद 10 मई 1857 को ही इनको क्या कर दिया गया, सार्वजनिक रूप से फांसी दिया गया। सार्वजनिक रूप से फांसी देने का मकसद उन लोगों का यही होता है कि इससे और डर और खौफ का माहौल पैदा हो। मतलब कि एक जो सैनिक हुआ, देखो तुम लोग करोगे तो तुमको भी ऐसे ही सजा देंगे। अंग्रेजों का मकसद यही था।
फिर धीरे धीरे क्या हो गया, फिर ये विद्रोह और सैनिकों के द्वारा फैल गई, और मेरठ के जो सैनिक थे उनको भी ये समझ आने लगी कि देखो मंगल पांडे ने सही किया, और उनकी क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, सैनिक विद्रोह चालू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलवासों की स्थापना के प्रमुख कारण क्या थे, अथवा ब्रिटिश शासकों के लिए हिल स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण थे। देखिए, शैलवास को अंग्रेजी में हिल स्टेशन कहते हैं। जो शैलवास है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिल स्टेशन। शैलवासों की स्थापना मुख्यतः जो है ना, ये घूमने फिरने के लिए ही, मतलब टूरिस्ट प्लेस के रूप में ही इसको विकसित किया गया है। भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हिल स्टेशन स्थापित किया गया है। जो भी जितने सारे देश में राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी जगह हिल स्टेशन को क्या किया गया, बनाया गया। इसका मेन जो मुद्दा है, मेन जो उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग जो है ना, छुट्टी मनाने के लिए या अपने फैमिली वगैरह के साथ घूमने वगैरह जाते हैं, ठीक है। यानी एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको डेवलप किया गया था। जैसे बहुत सारे जगह में है आपको, जैसे राजस्थान में आपको माउंट आबू है, माउंट आबू जिसे राजस्थान का कश्मीर के रूप में जाना जाता है। फिर आपको दक्षिण में ऊटी है जो कि काफ़ी फेमस है घूमने के लिए। आपको फिर मसूरी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, ठीक है। हिल स्टेशनों का निर्माण किया गया, और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे राज्य में, देश के बहुत सारे राज्यों में हिल स्टेशन बनाया गया है, जहाँ पे आज भी लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। जैसे शिमला है, मनाली है, बहुत सारी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करें। यानी 1857 की जो क्रांति है उसकी विफल होने की क्या कारण है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले जो लोग थे, जिनको व्यक्तिगत रूप से घाटा थे या दिक्कत थी, वही लोग भाग लिए थे। उसमें किसान, मजदूर वर्ग और शिक्षित वर्ग, व्यापारिक वर्ग, ये लोग भागे नहीं लिए थे। जमींदार वर्ग ये भी भाग, कुछ कुछ जो जमींदार थे जिनको दिक्कत थी, या कुछ कुछ जो राजा थे जिनको पेंशन वगैरह में दिक्कत हुई, उन लोगों ने ही भाग लिया था, ठीक है। और सैनिक वगैरह लोग भाग लिए थे। फिर दूसरा रीजन इसकी विफलता का कारण ये था आपको कि इसका नेतृत्व नहीं था, ठीक है। मतलब अब नेतृत्व नहीं रहेगा तो फिर ये आंदोलन कब तक टिकेगा, और नेतृत्व नहीं रहने के कारण भी क्या हो गया। और दूसरी रीजन ये है कि जैसे 1857 की क्रांति हुई, मेरठ से जैसे सैनिक लूट करके छावनी को, और वहां से हथियार वगैरह लेकर के चल दिए, तो चलने के बाद वो लूटते गए और फिर वगैरह बढ़ते चले गए। और जितने रास्ते में जितने अंग्रेज मिलता था सब, तो अंग्रेज तो वैसे ही चिन्हा जाता है, उस सबका बनावटी शरीर, शक्ल सूरत भी ऐसी साफ, हम लोग का तो मान लो कि ऐसा कलर है वो तो साफ पूरा दिख जाता है। जहां दिखता था सब ऐसे मारते हुए निकल जा रहा था सब, और जितना हथियार वगैरह सब लूट करके लेकर चले जा रहा था। लूटते लूटते ये सब चला गया दिल्ली में। दिल्ली में उस समय के जो मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, वो काफी वृद्ध थे, यानी बूढ़े थे, और उनको जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा करके बताया कि हम आपके साथ है, आप जो ना ये आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। अब मजबूरी में वो क्या हो गए कि चलो ठीक है कह रहा है, आप बोलिए, हम पूरा अंग्रेज को क्या कर देंगे, यहाँ से भगा देंगे। अब वो बूढ़े आदमी थे, ठीक। अब उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि जो भी मीटिंग में होती थी, कि आंदोलन में जो मीटिंग हो रही है, वो सारी जो चर्चा है वो अपनी बीवी से कर देते थे। यानी हजरत महल उनकी बीवी का नाम था, ठीक है। तो वो सारी मतलब कि देखो ऐसा ऐसा चर्चा है, ऐसे ऐसे ये करेंगे हम लोग, ये करेंगे। फिर अंग्रेजों ने क्या हो रहा था, अब ये लोग क्या हो रहे थे कि मान लो कि यहाँ से आंदोलन किए, यहाँ से फिर सैनिक निकल के फिर यहाँ आ गए, तब तक अंग्रेज इसको क्या कर देता था, दबा देता था। तो मतलब नेतृत्व का अभाव था। पूरे एक देश में एक समय आंदोलन होता तो और सक्सेसफुल होता। फिर तो ये हो गया। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, इन अंग्रेजों ने क्या किया कि सबसे पहले इनकी बीवी को पकड़ा और इनको बोला कि सुनो, जितना इन्फॉर्मेशन है सब कुछ बताओ, तो तुमको, तुम्हारी बाल बच्चे को और तुम्हारे पति को क्या कर देंगे, लोग मार देंगे। इन्होंने सब कुछ, उसी समय वो जो थे मुगल बादशाह थे, वो छुपे हुए थे आपको,
दिल्ली में औरंगजेब के मकबरे में, तो वहीं से बताई। तो इन्होंने सारे जो सच्चाई है जो उसकी पत्नी जानती थी, आंदोलन का सारा क्लू, सारा रहस्य वो क्या कर दी, बता दी। तो ये तो और आंदोलन कमजोर हो गया। और दूसरी बात क्या हुई कि फिर मतलब वो अंग्रेज सब क्या किया कि उनको पकड़ लिया और उनकी बीवी को और उनके बच्चे को सामने उसने क्या किया, गोली मार दिया और इनको रंगून भेज दिया। ठीक है, मतलब सोचिए कितना, मतलब सारा इंफॉर्मेशन भी निकाल दिया और मार भी दिया, और ये आंदोलन भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन इस आंदोलन से यही फायदा हुआ कि जो इंडिया पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चलता था उसको समाप्त कर दिया गया। और नेक्स्ट ईयर यानी 1857 के बाद 1858 से एक घोषणा पत्र लाया गया। उस घोषणा पत्र को सबसे पहले इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इसलिए हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है आपको कि एक दिन के लिए राजधानी कौन सा जगह को बनाया गया था, तो आपको इलाहाबाद को ही क्या किया गया था, एक दिन के लिए राजधानी, मतलब कि वहां से वो बिल को पास किया गया था, पढ़ा गया था। महारानी एलिजाबेथ के जो घोषणा पत्र है उसको पढ़ा गया था, तो इसलिए उसको राजधानी के रूप में मान लिया गया है। और वहीं से बोला गया कि आज से सारे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना ये शासन तंत्र को समाप्त कर दिया जाता है और शासन का सारा बागडोर जो है वो कहाँ चल जा रहा है, तो वो आपको वहाँ की जो ब्रिटेन के महारानी जो हैं उनके कमांड में चला जा रहा है। यानी 1858 में क्या हो गया, ये सारा कमांड किसके पास चला गया, तो ब्रिटेन की महारानी के पास चला जाता है। तो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुआ था, लेकिन 100% सक्सेसफुल ना होने का रीजन भी यही था कि नेतृत्व का अभाव था, और जो लोग की घाटा थी वही लोग मतलब कि जुड़े हुए थे, सभी लोग नहीं जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं की प्रमुख विशेषता क्या थी। देखिए संविधान निर्माता जो कर रहे थे उनके बीच काफी ज्यादा समस्याएं थी, है ना। तो उन समस्याओं को देखना है, जैसे ये थी कि इतने बड़ी जनसंख्या का देश है, इतना बड़ा देश है और इसमें बहुत सारे अलग धर्म के लोग हैं, बहुत सारे जाति धर्म पंथ के लोग हैं। ऐसा संविधान बनाया जाए कि सभी के लिए क्या हो, समान हो। अब ऐसा फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि जो संविधान ये नियम कानून बना है ये उसके फेवर में है और मेरे खिलाफ में है। तो काफी ज्यादा समस्या थी जो संविधान निर्माता थे। ठीक, और दूसरी क्या समस्या थी कि मतलब देश तो इतना दिन से गुलाम था। ठीक, अब जैसी ही आजादी मिल रही है तो अखंडता बनाए रखे, अभी नहीं होना चाहिए कि अब सब अलग अलग अपने में क्या कर ले, बांट फिट कर ले। और दूसरी रीजन ये भी थी, जैसे जब देश आजाद हो रहा था तो उसमें जो देशी रियासतें थी वो कितनी थी, देशी रियासतों की संख्या आपको थी 552 देशी रियासतें थी। इन देशी रियासतों को क्या करना था, मतलब अब इनके बीच अंग्रेजों ने मुद्दे रख दिए थे, 3 मुद्दे थे क्या, या तो आप इंडिया के साथ मर्ज हो जाइए, मिल जाइए, या आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, या खुद के स्वतंत्र क्या कर लिए आप राष्ट्र बन जाइए। तो ऐसा भी होनी चाहिए कि उनको भी क्या करना चाहिए, अपने में मिलाने के भी एक मुद्दा था। तो बहुत सारे रीजन को देख करके और काफी समस्याओं को देख करके फिर बहुत सारे देशों का संविधान को अध्ययन करके कुछ चुनिंदा जो है अपने हिसाब से उसको क्या किया गया, लिया गया, नोट डाउन किया गया। इसलिए संविधान को बनाने में काफी समय लगा, यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और 114 बहस हुई थी, पैसे उसे अच्छे खासे लगे थे, तब हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भारत विभाजन को रोक सकता था। ये काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब देश आजाद हो रही थी तो क्या भारत विभाजन को रोक सकता था, बिल्कुल पहले रोक सकता था, लेकिन जो ये रोकने ये अंग्रेज ही नहीं चाहता था सब कि भारत एक रहे। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या करने नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो सबसे पहले एक आपको याद होगा 1909 ईस्वी में एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, सांप्रदायिक रूप से यानी हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग क्या किया, वोटिंग की व्यवस्था इसे नहीं किया था। उसी समय से भारत में हिंदू और मुसलमान क्या होने गए थे, उनमें दरारें बढ़ना
चालू हो गई और राजनीतिक लाभ के हिसाब से भी, और वो लोग खुद का देश के रूप में मांग करने लगे थे। तो बताइए 1990 में इसकी जो है ना नींव रख दी गई थी। 1947 आते आते क्या हो गई, दो भागों में बट गई। और जैसे ही 47 जब देश आजाद होने वाली थी तो उस समय यानी 46 से ही कहिए, 46 से ही यहाँ की जो सरकार थी, कांग्रेस वाले लोग थे और गांधी जी ने भी पूरा कोशिश की कि मतलब देश का बंटवारा नहीं हो, ठीक। लेकिन इसकी नींव तो उसी समय रख दी गई थी और इतने सारे दंगे वगैरह होने लगे पूरा देश में, तो काफी सारे मासूम और निर्दोष लोग भी मारे जा रहे थे। इसको देखते हुए कांग्रेस ने क्या बोला कि बंटवारा करना ही उचित होगा, ठीक है। इस मतलब बहुत सारे दंगे हो रहे हैं बंगाल के नोआखली में, या बहुत बहुत सारे देश में दंगे हो रहे थे और बहुत सारे निर्दोष लोग मारे भी जा रहे थे। इसको देखते हुए क्या बोला गया कि ऐसा करते हैं हम लोग बंटवारा कर ही देते हैं। और 1947 में क्या हुआ, अंततः जो है ना जो देश है वो दो भागों में बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों तथा संप्रदायवादियों में मुख्य अंतर क्या है। यानी राष्ट्रवादी और संप्रदायवादी में क्या अंतर है। तो देखिए, राष्ट्रवादी भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखते हैं जिसमें सभी धर्मों के लोग साथ साथ समान रूप से रहते हैं। उन्हें बोलते हैं हम लोग राष्ट्रवादी, ठीक है। यानी उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, राष्ट्रवादी। यानी देश में जितने सारे धर्म के लोग हैं सभी लोग समान रूप से मान्यता उनको मिली है और वो लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन जो संप्रदायवादी के लोग हैं, ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेरा समुदाय या मेरा संप्रदाय के लोग ही रहे और इन्हें को ही सारे वर्चस्व, सारे अधिकार मिले, बाकी जो दूसरे धर्म के हैं या बाकी जो दूसरे संप्रदाय के हैं उनको नहीं मिले। यही मूलभूत अंतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था, ठीक है। तो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ, तो गृह युद्ध में स्वेज नहर का प्रारंभ हो, स्वेज नहर भी उस समय बन रहा था, ठीक है। बनने से भारतीयों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जब स्वेज नहर बन रहा था और गृह युद्ध का दौर जो था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच, तो भारतीयों को क्या क्या फायदा हुआ उसी के बारे में आपको बतानी है। तो देखिए गृह युद्ध जो है ना, ये इसका प्रारंभ जो है 1861 में हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, 1861 में। तत्पश्चात क्या हुआ कि अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार लगती थी उसमें सामान जो है ना आना बंद हो गया, ठीक है। और इसमें भारी मात्रा में बहुत सारे सामानों की कमी हो गई। उसमें आपको कपास की जो है ना वो काफी मात्रा में कमी हो गई। अब हुआ यूँ था कि इंडिया के जो दक्षिणी इलाके हैं, आज भी साउथ इंडिया के जो है इलाका, वहाँ पे कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इंडिया के लिए फायदा हो गया कि पहले तो दूरी घट गई सुएज नहर के बनने से, और वहां पर कपास जो की है ना, जो की मात्रा जो है वहां पे घट रही है, तो यहाँ से कपास अच्छी हो रही थी, तो यहाँ से कपास अच्छी मात्रा में यहाँ से जाते थे। लेकिन ये जो थी उस समय तो देश आजाद हुआ नहीं था, जो कपास जाता था वो व्यापारिक और बिचौलियों को ना काफी लाभ होता था, किसानों को कोई खास लाभ नहीं होता था। देश गुलाम थी, जो बिचौलिए थे और जो आपको व्यापारिक थे उनको लाभ होता था, लेकिन किसान को कोई खास फायदा नहीं हुआ था। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का प्रारंभ होने के साथ ही बम्बई शहर का भी महत्व बढ़ गया। जो कि स्वेज नहर है बम्बई से उसका रूट मिलता है काफी आसानी से, इसलिए बम्बई जो शहर है वो काफी ज्यादा फेमस हो गई। और आपको सूती वस्त्रों की राजधानी भी आज भी है, बम्बई को बोला जाता है। और मतलब बड़े बड़े जहाज आने लगे जाने लगे, है ना। तो बम्बई शहर काफी व्यस्त रूप से व्यस्त हो गई। इसे भारत की वित्तीय राजधानी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक शहर के रूप में ब्रिटिश काल में किन किन नगरों का उदय हुआ। यानी आपको बताना है औद्योगिक शहर, वैसे शहर जहाँ पे कल कारखाने काम करते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक शहर के रूप में आपको भारत में बहुत सारे जगह तो नहीं, 2-3 जगहों पे हुआ था, जहाँ पे जैसे आपको कानपुर हो गया, कानपुर में सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र और चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन अच्छा खासा होता था। और एक और जगह था आपको जमशेदपुर, जमशेदपुर में स्टील वगैरह के, लोहे वगैरह के सबका काम
होता था। जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में JRD टाटा द्वारा वहां पर टाटा कंपनी की स्थापना की गई थी, इसीलिए वो भी औद्योगिक शहर था। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई उपनिवेशवाद, मतलब उपनिवेशवाद देश जो है, यानी गुलाम जो देश है, इतना ज्यादा उसका शहर डेवलप कर जाए। इससे वो लोग क्या करते थे, परहेज करते थे, नहीं चाहते थे, इतना उतना फेवरेबल नहीं होते थे इस मुद्दे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गांधी जी 1917 में चंपारण क्यों गए और वहां उन्होंने क्या किया? तो देखिए, हुआ यूं था कि जैसे ही कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1916 में, तो उसमें गांधी जी ने भाग लिया था और बिहार के जो राजकुमार शुक्ल थे वो भी भाग लिए थे। ठीक, तो गांधी जी से मुलाकात उनकी हुई। तो गांधी जी उस समय काफी फेमस हो गए थे, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में काफी ज्यादा आंदोलन वगैरह करके आए थे। और जैसे ही वो 15 में आए तो उनके जो गुरु जो थे वो बोले कि आप 1 साल तक ले भारत का भ्रमण कीजिए, इसके बाद यहाँ पर भी क्या कीजिए, आंदोलन वगैरह चालू कर दीजिएगा। ये कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे गांधी जी, उसी में राजकुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के बारे में बताया गांधी से कि बहुत दिक्कत है, ऐसा होता है यहाँ पर कि जो 20 कट्ठे खेत होते हैं, यानी 1 बीघा में उनको 3 कट्ठे पे अनिवार्य रूप से नील की खेती कराई जाती है। और नील की खेती मतलब उनको, किसानों को घटी होती थी। नील औने पौने दाम पे बिकता था और 2-3 बार नील की खेती करने से वो जो भूमि जो है वो बंजर हो जाती थी। यानी किसानों को बंजर भी हो ही जा रही है, टैक्स भी देना है और जबरन कराया जाता था, एक शोषण के रूप में था। तो गांधी जी से सारी बात बताया, गांधी जी ने बोला कि ठीक है। 1917 में गांधी जी जब यहाँ पे आए और उन्होंने अपना आंदोलन चालू किया, तो अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा और 3 कठिया जो व्यवस्था है उसको समाप्त करना पड़ा। इससे गांधी जी भारत में और ज्यादा फेमस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी जो स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसमें गांधी जी की क्या अहम भूमिका है? तो देखिए, गांधी जी की बहुत ज्यादा इसमें अहम भूमिका है। और गांधी जी पर लोगों ने क्या किया था, काफी पूरा विश्वास था। जैसे वो आपको दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए, फिर वो चंपारण का जो उनका सक्सेसफुल आंदोलन हुआ, फिर आपको 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों का भी था, खेरा युद्ध का था। तो ऐसे ऐसे भारत में इनका जो आंदोलन का दौर जो चलते रहा था, इससे काफी ज्यादा फेमस हो गए और पूरे लोग, भारत के लोगों को एक आशा की किरण के रूप में गांधी जी दिखाई देने लगे कि यही आदमी है जो हमें इस अंधकार से मुक्ति दिला सकता है। और गांधी जी ने भी अपना सारा सब कुछ त्याग करके इस आंदोलन में अपने आप को झोंक दिए, यहाँ तक कि वो एक बड़े अच्छे वकील हुआ करते थे। तो इतनी ज्यादा गरीबी थी यहाँ पर किसानों की, तो कपड़े भी, वस्त्र भी नहीं होते थे। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आज से मैं ऊपर वाले वस्त्र को क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, मतलब कि ऐसा फीलिंग नहीं हो। हम मान लो किसी के बीच यदि कोई कपड़ा बढ़िया से नहीं पहना है, उसके पास कपड़ा ही नहीं है, और आप उस समय सूट वूट लगा कर बैठिएगा, पहनिएगा, तो उसको अनकंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, या वो आपके साथ उतना घुल मिल नहीं सकता है। इसके लिए गांधी जी ने क्या बोला, उसी समय प्रण लिया कि हम ना धोती ही सिर्फ पहनेंगे, ऊपर वाला कपड़ा कुछ नहीं पहनेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो, वो हमसे क्या हो, जुड़े। और पूरी जिंदगी ना अपनी स्वतंत्रता आंदोलन में, इस आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने पूरा सब कुछ लगा दिया। और ठीक है, यानी उनका योगदान काफी अहम योगदान था। एक नया युग की शुरुआत करते थे, इसलिए जितने सारे क्रांतिकारी रूप थे, आपको उग्रवाद, आपको गर्म दल से थे या नरम दल से, सबको गांधी जी को आदर्श के रूप में मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालें। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट किया था। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन जो 2 रीजन है वो काफी अहम है। पहला है रॉलेट एक्ट और दूसरा है आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट जो था वो ऐसा कानून था 1919 ईस्वी में, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी बीच अंग्रेजों ने एक नया कानून लाया इंडिया में, रॉलेट एक्ट। यानी आपको जिसे काला कानून भी बोला जाता था। किसी को बिना किसी कारण बताए हुए उठाकर पुलिस ले जाती थी और उसके खिलाफ ना ही आप वकील कर सकते थे, ना ही दलील कर सकते थे, कुछ नहीं। तो ये तो काला कानून था। इसके खिलाफ में इन लोगों ने क्या किया, मतलब इसके खिलाफ कैसा तो कानून होना नहीं चाहिए। एक पंजाब में एक जालियांवाला बाग है, उसी में सब कोई इकट्ठा हुए थे
इसी पर चर्चा हो रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही इकट्ठा हुए तो जनरल डायर ने, किसने, जनरल डायर ने क्या कर दिया, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दिया। तो बहुत सारे लोग उसी के जो बागीचा थी, जालियावाला बाग जो थी, उसके बीच में कुआं है, बहुत सारे लोग कुआं में कूद कर मर गए। फिर इसके बाद हाइट थी दीवार की, बहुत सारे लोग दीवार टपना चाह रहे थे, उसी बीच गोलियां चल रही थी। आज भी लोग टूरिस्ट प्लेस के रूप में घूमने जाते हैं। जालियावाला बाग हत्याकांड की जो बाग है उसको काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। तो आज भी जो गोली का निशान है दीवारों पर दिखाया गया है, लोग देखते हैं, गोली की आज भी निशान है। बहुत सारे लोग कुआं में कूद गए, बहुत सारे लोग वहां मर गए टपके चपके। फिर कुछ लोग भागना चाह रहे थे तो गोली चली थी। मतलब बहुत दर्दनाक स्थिति थी उस समय के। कांग्रेस के अनुसार लगभग 1000 लोग मारे गए थे। और जो इसके पीछे जो थी हुई थी, अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी, हंटर कमेटी, उसके अनुसार से तो लगभग 200-250 आदमी ही मरे गए थे। लेकिन कांग्रेस के अनुसार से लगभग 1000 से अधिक आदमी ही मारे गए थे। और जो जनरल ओ डायर था, जैसे ही ये इंग्लैंड गया तो इसको ये कमेटी, जो हंटर कमेटी बनी, ये बोला गया कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, उन्हीं लोगों का गलती था। जैसे ही ये यहाँ से इंग्लैंड गया तो इसको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको उधम सिंह के बारे में आप लोग को पता होगा। उधम सिंह ने क्या किया, जैसे उस समय तो छोटे थे उधम सिंह, तो जैसे ही ये जनरल ओ डायर वहाँ पे लंदन में रह रहा था, उधम सिंह ने वहाँ पर जाकर के, लंदन में जाकर, जैसे वो बड़े हुए, लंदन में जा करके इसको, जनरल ओ डायर को वहाँ पर गोली मारे थे। और 3 गोली मारने के बाद, पिस्टल में 6 गोलियां हुआ करती थी, 3 गोली मारने के बाद उन्होंने खुद को, अपने आप को सरेंडर बोला। और जब गोली मार रहे थे तो उनको, जनरल ओ डायर को याद दिलाया, याद है जालियावाला बाग कांड, उसी का तुमको क्या दे रहे हैं, उसी का ये बदला है। उसके बाद उनको भी क्या हो गई, फांसी मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में उग्रवादियों की भूमिका का परीक्षण करें। यानी कांग्रेस में गरम दल वाले जो लोग थे उनके बारे में आपको बताना। देखिए, जो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में, 1885 से 1905-7 तक, यानी लगभग 20 साल तक कांग्रेस, मतलब जो भी इस दल में से जुड़े हुए थे वो लोग उदारवादी जो थी, इनकी व्यवस्था जो थी उदारवादी थी। जैसे 1907 से जो भी लोग जुड़े, इसमें गरम दल के लोग जुड़े थे। यानी ये लोग इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट और ऐसा नहीं, इनका मूल रूप से जो काम था, इनका मूल रूप से जो मांग था, देश की आज़ादी थी और कुछ नहीं। ये लोग गरम दल के थे। और तो इनमें क्या हुआ कि आपको 1907 में आते आते कांग्रेस का विभाजन भी हो गया, गरम दल और नरम दल। और 1916 ईस्वी में इसका मर्ज भी हो गया था। और इसमें गरम दल से आपको नेता थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग भी क्या थे, गरम दल से ही आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज सूची और समर्थित सूची पर वर्णन करना है। देखिए, संघ सूची, राज सूची और समर्थित सूची, ये संविधान की आपको 7वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, संघ सूची किसे कहते हैं, तो संघ सूची वैसा कानून जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, नियम कानून बनाती है, उसे संघ सूची कहते हैं। उस विषय में जितने सारी सूचियां, उस सूची में जितने सारे विषय होते हैं उस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। उसमें विषयों की संख्या आपको 100 है। ठीक है, अब देखिए राज्य सूची, तो राज्य सूची वैसा सूची जिसमें कानून जो है राज्य सरकार बनाए, उसे राज्य सूची कहते हैं। इसमें वर्तमान में जो विषयों की संख्या है ये आपको है कितनी, वो 66 थी। ठीक है, लेकिन अब कितनी है प्रेजेंट में, आपको 61 है। ठीक है, अब आती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची वैसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, दोनों मिलकर कानून बनाए, उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। इसमें विषयों की संख्या जब बनी थी तो उस समय 47 हुआ करती थी, लेकिन राज्य सूची से 5 सूचियां निकल करके समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। तो 47 और 5 कितनी, 52 जो सूचियां हैं वो आपको समवर्ती सूची में है। इसमें शिक्षा, वन वगैरह सब आती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखे। यानी 5वीं रिपोर्ट है क्या, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की
प्रशासन और गतिविधियों से संबंध यह 5वीं रिपोर्ट है, जिसे 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। ठीक है, और इसे समिति को जब पेश किया गया था तो ये समिति का जो मुद्दा 1002 पृष्ठों में इसकी जो थी विवेचना की गई थी। इसमें मुख्यतः जमींदारों, रैयतवाड़ी व्यवस्था से थी, कलेक्टर से थी, और बंगाल मद्रास के राजस्व और न्यायिक अधिकारों पर टिप्पणी की गई थी। इस पर लंबी बहस चली थी, कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है, इसे ही बोलते हैं क्या? 5वीं रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आदर्श क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें यह बताती है कि वास्तव में संविधान का उद्देश्य क्या है ना? यानी प्रस्तावना हमें क्या बताती है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, यह घोषणा करता है कि संविधान है ना, जो संविधान है, संविधान का जो स्रोत है वो कौन होंगे? तो भारत की जनता है। कौन है? तो संविधान की स्रोत है भारत की जनता, यानी सारी जो शक्ति है वो किसके पास है? तो जनता के पास ही है। इस पर बहुत सारे जो है ना बल दिए गए हैं, जिसमें किस पर? तो न्याय पर है, स्वतंत्रता पर है, समानता पर है, और भ्रातृत्व पर भी इसका बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम नामक किला कहाँ बनाया गया और बाद में यह जगह क्या कहलाया? देखिए, 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, जैसे ही सूतानाटी, कालीकट्टा और गोविंदपुरम, इन 3 जगहों पर है ना, जैसे इन 3 जगहों पर जिम्मेदारी प्राप्त की तो वहां पर उन्होंने फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो है ना एक फोर्ट बनाया, एक किला का निर्माण किया। ठीक है, वो किला बसाया और यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर के रूप में, मान लीजिए जहां पर व्यापार वगैरह ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा? शहरीकरण जल्दी होगी, तो वो जो गांव थे वो क्या रूप में? एक शहर के रूप में निर्माण होने लगे और वही कालांतर में कलकत्ता नगर की स्थापना हुई, यानी वही शहर क्या बन गया? आपको फोर्ट विलियम जो किला था वो आगे चलकर क्या बना? कलकत्ता शहर का निर्माण हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।